अंग आईएएस ऑफिसर हैं रिमोट विलेज में। ओके। उनके टेबल पर दो चीजें हैं। एक तरफ अ मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो हजारों जॉब्स क्रिएट करेगी, डेवलपमेंट का मामला। और दूसरी तरफ सैकड़ों ट्राइबल फैमिलीज की प्ली जो उसी प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। टफ सिचुएशन है ना? बहुत ही ज्यादा। ये तो क्लासिक एथिकल डायलेमा है। एग्जैक्टली तो वो आखिर राइट चॉइस कैसे लेते हैं? आज हम इसी दुनिया में एक गहरी छानबीन करेंगे। हाँ, अ सिविल सर्वेंट के एथिकल टूल किट को समझेंगे। एंड हे, इस एडवेंचर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी। जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो एंड कमेंट में लिखो रेडी टू लर्न। हाँ बिल्कुल। टुडेज मिशन है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस को डिकोड करना। एक लर्निंग मैप जैसा कुछ। यस, सोचो हम एक पूरा मेंटल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द फाउंडेशन। फिर सोशल री इंजीनियरिंग, उसके बाद मिशन कर्मयोगी, अ सिस्टम अपग्रेड, ओके। फिर एक कॉमन ट्रैप, प्रायोरिटाइजेशन इन ब्यूरोक्रेसी, फिर एक क्लासिक डिबेट ऑन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। ये तो इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद इनोवेशन की सुपर पावर, देन अ हाउ टू गाइड ऑन रिजॉल्विंग डायलेमास, एंड फाइनली द अल्टीमेट गोल, पब्लिक इंटरेस्ट। वाओ, काफी पैक्ड सेशन लग रहा है। It is. So get ready. It's going to be deep, detailed, and super energetic. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टूल, द गाइडिंग फिलॉसफी। ये 2025 से है। Constitutional morality is not a natural sentiment, but a product of civil education and adherence of the rule of law. Examine the significance of constitutional morality for public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. Broad micro theme. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। Great place to start. तो ये constitutional morality आखिर है क्या? देखो, ये कोई नेचुरल फीलिंग नहीं है जैसे खुशी या दुख। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये एक कमिटमेंट है, एक डिसिप्लिन है। किस चीज का कमिटमेंट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी को अपहोल्ड करने का। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद कहा था कि इसे कल्टीवेट करना पड़ता है, इसे सीखना पड़ता है। आई सी। तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। परफेक्ट एनालॉजी। और हर पब्लिक सर्वेंट एक की यूजर है। ठीक है, तो एक इम्पैक्टफुल आंसर लिखने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम मार्क्स के लिए विनिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? एक्सलेंट क्वेश्चन। देखो, पावरफुल आंसर के लिए सिंपल लॉजिकल फ्लो चाहिए। हम 3 पार्ट फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ओके, 3 पार्ट्स। फर्स्ट, हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक कल्टिवेटेड वर्च्यू क्यों है। राइट, व्हाई इट्स लर्न्ड। सेकंड, गुड गवर्नेंस प्रमोट करने में इसका सिग्निफिकेंस। हाँ। एंड थर्ड, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में इसका रोल। चलो हर पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। ये सीखा जाता है, पैदा नहीं होता। क्यों? राइट। तो इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनेट नहीं है, इसे बनाया जाता है। ओके। इसका पहला पिलर है एजुकेशनल फाउंडेशन। ये वैल्यूज हम सिस्टमैटिक सिविक एजुकेशन से सीखते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस पर फोकस है। कैसे होती है? हाँ, वही तो। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड पिलर, इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट। इंस्टीट्यूशंस जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC या लोकपाल, ये इसकी बैकबोन है। ओके, तो ये रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करते हैं। हाँ, ये मशीनरी है जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस रेफरीज की तरह हैं। बट सिविल सर्वेंट का क्या? ये सिस्टम उसके पर्सनल बिहेवियर को कैसे चेंज करता है? That's our third pillar, behavioral transformation. मिशन कर्मा योगी जैसी ट्रेनिंग से सिविल सर्वेंट्स को इन वैल्यूज को इंटरनलाइज करना सिखाया जाता है। मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करने से ज्यादा? हाँ, गोल है एक डीप एथिकल कमिटमेंट डेवलप करना। तो जब डिलेमा आए तो वो सिर्फ रूल बुक ना देखें, अपना इनर कंपस देखें। That's a very important distinction. तो सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफी क्यों नहीं है? ये इनर कमिटमेंट इतना पावरफुल क्यों है? बिकॉज रूल्स बेंड हो सकते हैं, उनमें लूप होल्स हो सकते हैं। सही बात है। पर एक कोर वैल्यू, एक इंटरनल एथिकल कमिटमेंट आपको स्टॉर्म में भी स्टडी रखता है। इट्स फार मोर पावरफुल और इससे डेवलप होता है एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, इसका क्या मतलब है? फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने पब्लिक रीजन की बात की थी। मतलब पब्लिक डिसीजंस शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए, जिन पर सब अग्री कर सकें। राइट। सो ये एक वन टाइम चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, कल्चरल एवोल्यूशन। ओके। ये टेम्परामेंट LBSNA जैसे इंस्टीट्यूशंस में डिलिबरेटली कल्टिवेट किया जाता है, बट इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लर्निंग एंड एप्लीकेशन। ब्रिलियंट ब्रेकडाउन। चलो इसे आउटकम से कनेक्ट करते हैं। पार्ट 2, हाउ डज दिस प्रमोट गुड गवर्नेंस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट लीड्स टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। ओके। ये एक पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक इंटरेस्ट को पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर रखने में गाइड करता है। क्लासिक एग्जांपल है E. श्रीधरन, मेट्रो मैन। हाँ, उन्होंने हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। बिल्कुल। सेकंड, इट प्रमोट्स इंक्लूसिव गवर्नेंस। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है। Right. ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सर्विस डिलीवरी में ट्रांसलेट होता है, जैसे डिजिटल इंडिया स्कीम में। That's a direct link. व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? और ट्रांसपेरेंसी पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड कैसे करती है? Great question. That's the third point. Transparency promotion. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को इनकरेज करती है, जो RTI एक्ट की सोल है। तो जब सिटीजंस को पता होता है कि डिसीजन क्यों लिया गया, तो उनका सिस्टम में फेथ बढ़ता है, सस्पिशन खत्म होता है।
फिर आता है पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे माई जैसे प्लेटफॉर्म्स बढ़ावा देते हैं। और फाइनली पॉलिसी कोहिरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव। लेट्स हिट द फाइनल पार्ट, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम को चेक में कैसे रखती है ये मोरालिटी? फर्स्ट, थ्रू इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ये सीएजी जैसे बॉडीज को स्ट्रेंथन करती है, नॉट बाय फोर्स, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से कल्चर ऑफ कंप्लायंस क्रिएट करके। ओके, एंड इंडिविजुअल लेवल पर सेकंड, इट बिल्ड्स प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। अशोक खिमका जैसे ऑफिसर्स के बारे में सोचो। उनका एंटी करप्शन स्टांस काफी स्ट्रांग है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही एक ऑफिसर को मॉरल करेज देती है टू बिकम अ विसल ब्लोअर। लेकिन विसल ब्लोइंग तो रिस्की हो सकता है। ये मोरालिटी सपोर्ट कैसे करती है प्रैक्टिकली? ये इनर स्ट्रेंथ देती है, मॉरल कन्विक्शन देती है, एक इंटरनल फोर्स जो कहती है दिस इज द राइट थिंग टू डू डिस्पाइट द कॉन्सिक्वेंसेज। वाओ। इसके अलावा ये जुडिशियल ओवरसाइट को फैसिलिटेट करती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को प्रमोट करती है और सिटीजन रीड्रेसल मैकेनिज्म्स को स्ट्रांग बनाती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रूल फॉलोइंग से प्रिंसिपल्ड गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्म करती है। This idea shows that constitutional morality is the software that must be installed and updated for good governance to run. Perfectly said. Now pause and practice saying, constitutional morality is a cultivated virtue, not a natural sentiment. चलो, practice करो। Oh. बिल्कुल, practice makes perfect. Okay. तो एक ऑफिसर के पास अब गाइडिंग फिलॉसफी है, लेकिन फिलॉसफी को एक्शन में लाना पड़ता है। So next question, also from 2025. For any kind of social re-engineering by successfully implementing welfare schemes, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework. Justify the statement with suitable examples, broad micro-theme. Social re-engineering, reason and ethics. Social re-engineering, ये थोड़ा heavy term लगता है। हाँ, बट इसका सिंपल मतलब है वेलफेयर पॉलिसीज के जरिए सोसाइटी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना। और civil servants इसके agents of change है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ स्कीम लॉन्च कर देना काफी नहीं है। सक्सेस के लिए यू नीड अ शार्प माइंड, रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग और एक काइंड हार्ट एंड एथिकल फ्रेमवर्क। तो ये हाउ के बारे में है। ऐसे जस्टिफिकेशन बेस्ड आंसर को कन्विंसिंगली स्ट्रक्चर कैसे करें? बेस्ट अप्रोच टू फोल्ड है। फर्स्ट, हम एक्सप्लेन करेंगे कि रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग नॉन नेगोशिएबल क्यों है। ओके। सेकंड, हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस थिंकिंग को एथिकल फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करना जरूरी क्यों है। चलो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इतने जरूरी क्यों है यहाँ? इंट्रो में स्टेट कर सकते हैं कि स्कीम्स लॉन्च करना आसान है, उन्हें काम करवाना मुश्किल। राइट। पहला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में फेल हो जाता है। ट्रू। क्रिटिकल थिंकिंग आपको लोकल रियलिटीज के हिसाब से सॉल्यूशंस टेलर करने में हेल्प करती है। जैसे झारखंड के ट्राइबल एरियाज में एक डीसी ने पीडीएस और एमजेएनआरईजीए को इंप्लीमेंट करने के लिए विलेज एल्डर्स से रीजनड एंगेजमेंट किया। वाओ, सो उन्होंने पहले ट्रस्ट बिल्ड किया। एग्जैक्टली, दैट्स स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव थिंकिंग। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। वेलफेयर स्कीम्स में कंपीटिंग इंटरेस्ट्स भी होते हैं, तो वो बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इंश्योर्स दैट डेवलपमेंट डजंट कम एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। ओके। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट्स। बिल्कुल। ओके। स्कीम्स में हमेशा ट्रेड ऑफ्स होते हैं। रीजन आपको एविडेंस बेस्ड फेयर डिसीजंस लेने में मदद करता है। जैसे उड़ीसा में लैंड एक्विजिशन के टाइम ऑफिसर्स ने डेवलपमेंट गोल्स और ट्राइबल राइट्स दोनों का सम्मान करते हुए फेयर कॉम्पेंसेशन दिया। दैट्स अ फाइन लाइन टू वॉक। और आई गेस ये क्रिटिकल थिंकिंग डे टू डे हर्डल्स सॉल्व करने में भी हेल्प करती होगी। बिल्कुल। दैट्स पॉइंट 3, टैकलिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। जैसे करप्शन या डिजिटल इलिटरेसी। ये प्रॉब्लम्स रूल बुक से सॉल्व नहीं होती। इनके लिए इनोवेटिव एथिकल सॉल्यूशंस चाहिए। कोई एग्जांपल? हाँ, राजस्थान में एक ऑफिसर ने नोटिस किया कि बायोमेट्रिक फेलियर्स से ओल्ड एज पेंशनर्स को पैसा नहीं मिल रहा। ओह, तो सिस्टम को ब्लेम करने के बजाय उन्होंने एम्पैथेटिक रीजनिंग यूज करके 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सर्विस शुरू कर दी। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद अ हार्ट, कूल ना? वाओ, दैट्स अमेजिंग। इस तरह के अप्रोच से पब्लिक ट्रस्ट पर क्या असर पड़ता है? इट कंप्लीटली चेंजेस इट। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। एथिकल रीजनिंग ट्रांसपेरेंसी फॉस्टर करता है। जब सिटीजंस देखते हैं कि प्रोसेस फेयर है तो वो चेंज में बाय इन करते हैं, राइट? एक गुड ऑफिसर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी एंटिसिपेट करता है और अपने पर्सनल बायस को भी पहचानता है। ये बायस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक सिविल सर्वेंट अपने पर्सनल बायस को कैसे ओवरकम कर सकता है? थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, ट्रेनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एक एथिकल फ्रेमवर्क को स्ट्रिक्टली फॉलो करके जो फेयरनेस को प्रायोरिटाइज करता है। ओके, तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, द एथिकल फ्रेमवर्क। हाँ। इसमें कई एथिकल लेंसेज हैं। पहला है यूटिलिटेरियन अप्रोच, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है। सेकंड है राइट्स बेस्ड पर्सपेक्टिव, लीगल और मॉरल राइट्स को अपहोल्ड करना, जैसे आरटीई एक्ट। और ड्यूटी, कभी कभी आउटकम अनसर्टन होता है पर ड्यूटी क्लियर होती है। तो ड्यूटी आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है? बिकॉज इट इंश्योर्स द प्रोसेस इटसेल्फ इज ह्यूमन। ये हमारा थर्ड लेंस है, ड्यूटी एथिक्स। ये मॉरल ऑब्लिगेशन से एक्ट करने के बारे में है। ओके। जैसे जन आरोग्य योजना में हर बेनिफिशियरी को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना। और फाइनल लेंस है वर्च्यू एथिक्स, यानी इंटेग्रिटी और कंपैशन जैसे कैरेक्टर ट्रेट्स। किरण बेदीज रिफॉर्म्स इन तिहाल जेल इसका लेजेंडरी एग्जाम्पल है। बिल्कुल। कंक्लूजन सिंपल है, रीजन विदाउट वैल्यूज इज कोल्ड
and ethics without critical thought is blind. In short, to truly change society, an officer needs both a powerful engine, reason, and a reliable steering wheel, ethics. Perfect. Now pause and practice saying, reason without ethics is blind, ethics without reason is lame. Rehearse this. Let's move on. ओके तो अब एक ऑफिसर के पास फिलॉसफी और मेथड दोनों है, बट क्या सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता है? दिस ब्रिंग्स अस टू अ 2024 क्वेश्चन ऑन अ मेजर रिफॉर्म. Mission Karma Yogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behavior to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level? Broad micro theme. मिशन कर्मा योगी. मिशन कर्म योगी. सुना है ये गेम चेंजर है? बिल्कुल दोस्त. ये बाबूस को कर्म योगीज में ट्रांसफॉर्म करने का मिशन है. सबसे बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड एचआर सिस्टम. समझे? फ्रॉम रूल्स टू रोल्स साउंड सिग्निफिकेंट. तो एग्जाम आंसर के लिए इसे डाइसेक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्वेश्चन की तरह ही दो लॉजिकल पार्ट्स में. फर्स्ट, मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसे एनहांस करता है? ओके, द कॉज. और सेकंड, ये एम्पावरमेंट ग्रासरूट्स लेवल पर सर्विस डिलीवरी को बेहतर कैसे बनाता है? द इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट. सिंपल. चलो कॉज से शुरू करते हैं. एम्पावरिंग सिविल सर्वेंट्स. हाँ. इंट्रो में मिशन कर्मयोगी को सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बल्कि एक एथिकल मिशन की तरफ फ्रेम करना चाहिए. ठीक है. पहला पिलर ऑफ एम्पावरमेंट है इसका कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच. ट्रेनिंग ऑफ वन साइज फिट्स ऑल नहीं है. अच्छा, तो रोल स्पेसिफिक है. यस, रोल बेस्ड ट्रेनिंग रूल बेस्ड से बेहतर क्यों है? कोई एनालॉजी? मे बी जैसे एक जनरल डॉक्टर और एक सर्जन की ट्रेनिंग अलग होती है. परफेक्ट एनालॉजी. रूल बेस्ड ट्रेनिंग हर डॉक्टर को फर्स्ट एड किट देती है. रोल बेस्ड ट्रेनिंग एक हार्ट सर्जन को उनके स्पेसिफिक हाईटेक टूल्स देती है. गॉट इट. सेकेंड पिलर है कंटिन्यूअस लर्निंग मॉडल. आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑफिसर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं. अपस्किलिंग कभी नहीं रुकती. दैट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. और इससे परफॉर्मेंस मेजरमेंट और प्रमोशंस पर क्या असर पड़ता है? ड्रामेटिकली. ये चौथा पिलर है परफॉर्मेंस लिंक्ड ट्रेनिंग. ये सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन से दूर जाकर मेजरेबल आउटकम्स पर फोकस करता है. तो इससे सिस्टम में क्या चेंज आएगा? इट विल क्रिएट अ कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस एंड मेरिटोक्रेसी. आपको इस पर जज किया जाएगा कि आपने क्या डिलीवर किया, ना कि आप कितने साल से सर्विस में हैं. इंटरेस्टिंग. इसके साथ साथ एथिक्स और सॉफ्ट स्किल्स का इंटीग्रेशन है और टेक एनेबल्ड गवर्नेंस पर जोर है. सो वी गेट मोर स्किल्ड, एथिकल एंड टेक सेवी ऑफिसर्स. नाउ पार्ट 2. ये सब ग्रासरूट्स पर सर्विस डिलीवरी को बेहतर कैसे बनाता है? दिस इज द इफेक्ट. फर्स्ट, एनहांस्ड लास्ट माइल डिलीवरी. जब ऑफिसर्स स्कीम्स को बेहतर समझेंगे तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगी, ग्रीवियंस रिड्रेसल फास्ट होगा. ओके. सेकंड, इट क्रिएट्स एन एथिकल एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ थोड़ा और डीप जाते हैं. ट्रेनिंग मॉड्यूल में एथिक्स को इंटीग्रेट करने से ग्रास रूट्स पर क्या फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये है कि ऑफिसर्स ज्यादा एम्पैथेटिक और फेयर होंगे, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस के साथ. डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे. राइट. ट्रेनिंग में लोकलाइज्ड एंड कंटेक्चुअल लर्निंग भी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे एरियाज के लिए. ये डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को इनकरेज करता है. और अकाउंटेबिलिटी. हाँ, ये एक अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक कल्चर बिल्ड करता है थ्रू 360 डिग्री परफॉर्मेंस असेसमेंट. आपने 360 डिग्री असेसमेंट कहा, इसका क्या मतलब है एक ऑफिसर के लिए? इसका मतलब है फीडबैक सिर्फ सीनियर से नहीं बल्कि जूनियर्स और पीयर से भी लेना. इससे ऑफिसर के परफॉर्मेंस का एक होलिस्टिक और फेयर व्यू मिलता है. वाओ. तो कंक्लूजन ये है कि मिशन कर्मयोगी ऑफिसर्स को इफेक्टिव और एथिकल एनाबलर्स ऑफ गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है. In short, Mission Karma Yogi is like upgrading the civil service from a basic phone to a smartphone, equipped with the right apps for every specific task. क्या बात है. गो ऑन प्रैक्टिसिंग. मिशन कर्मयोगी shifts the focus from rules to roles. Practice. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो एक ऑफिसर अब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो कंटिन्यूअस लर्निंग और रोल्स पर फोकस करता है. बट बेस्ट ट्रेनिंग के बाद भी कुछ कॉमन ट्रैप्स होते हैं. ये 2022 का सवाल उसी पर है, थोड़ा फिलोसफिकल. Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is no rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. Broad micro theme. प्रायोरिटाइजेशन इन ब्यूरोक्रेसी. बिल्कुल. ये स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े चैलेंज पर पॉइंट करता है. छोटी डिटेल्स में खो जाना और कोर इश्यूज को इग्नोर करना. और क्या ये एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है? यस, इट एब्सोल्युटली इज. ये गवर्नेंस के पर्पस को ही अंडरमाइन करता है. स्टैंड्स क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को कहता है. एक स्टूडेंट इस इवैल्यूएशन को पावरफुल तरीके से स्ट्रक्चर कैसे कर सकता है? एक स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन पहले स्टेटमेंट से अग्री करेगा और फिर क्यों को 2 मेजर नेगेटिव इंपैक्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा. ओके, 2 नेगेटिव इंपैक्ट्स. हाँ, और फिर क्योंकि ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, हमें एक सोल्यूशन भी देना होगा. प्रायोरिटीज को आखिर बैलेंस कैसे करें. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट. इंट्रो में स्टेट कर सकते हैं कि इफेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की आत्मा है.
जब ये फेल होती है, जस्टिस सफर करता है। ठीक है। पहला मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट है इनइफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। जब आप कम जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं तो आप प्रेशियस रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, टाइम, मनी, मैन पावर। कोई एनालॉजी? सोचो एक डॉक्टर पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस को इग्नोर करके उसका हेयर कट परफेक्ट करने में लगा है। प्रोसीजर फ्लॉलेस है पर पेशेंट बचता नहीं। दैट्स अ पावरफुल एनालॉजी। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल? बिल्कुल। एक क्लासिक केस ऑफ मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स होगा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने सैनिटेशन बजट का बड़ा हिस्सा स्वच्छ भारत अभियान के एक सेलिब्रिटी इवेंट पर खर्च कर दे, टॉयलेट्स बनाने के बजाय। फोकस पेरिफेरी पर, कोर पर नहीं। एग्जैक्टली। दूसरा इशू है डिलेड प्रोजेक्ट्स। माइनर पेपरवर्क पर ऑब्सेसिव अटेंशन से जरूरी प्रोजेक्ट सालों तक डिले हो सकते हैं। वेट, लेकिन प्रोसीजर्स और पेपरवर्क अकाउंटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हैं, लेकिन दे शुड बी अ मींस टू एन एंड, नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स। जब प्रोसीजर आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है। राइट। और इससे आता है सेकंड और भी डैमेजिंग इम्पैक्ट, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ओके, जब सिटीजंस देखते हैं कि उनकी फंडामेंटल नीड्स इग्नोर हो रही हैं तो सिनिसिज्म आता है। ये अनरिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है। जैसे प्रोटेस्ट होना। हाँ, इससे पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है और मुझे लगता है इससे करप्शन भी बढ़ता है। कैसे? यस, इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट राइप फॉर इंक्रीज्ड करप्शन। कैसे? ये एक स्मोक स्क्रीन बनाता है। कॉम्प्लेक्सिटी और डिलेज करप्ट ऑफिशियल्स के लिए ब्राइब्स मांगने का टूल बन जाते हैं, काम स्पीड अप करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटर को स्ट्रेटेजिक विजन की जरूरत है, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कहा गया है। ठीक है। सेकंड है एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन। एक वाइज एडमिनिस्ट्रेटर रूटीन टास्क्स को डेलीगेट करता है ताकि स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर फोकस कर सके। ई गवर्नेंस टूल्स जैसे यूमंग ऐप इसमें हेल्प करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोसीजरल ऑब्सेशन से आउटकम ओरिएंटेड कल्चर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। दिस इज अबाउट द विजडम टू सेपरेट द सिग्नल फ्रॉम द नॉइज इन गवर्नेंस। Precisely. चलो, try it. Practice saying effective governance is about prioritizing the core, not the periphery. Let's keep going. ओके, एक ऑफिसर को पता है कि उसे कोर इश्यूज पर फोकस करना है, लेकिन उनके बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर पॉलिटिकल प्रेशर जरूर आएगा। उस वर्ल्ड को कैसे नेविगेट करें जहां पॉलिटिक्स और एथिक्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में दिखते हैं? ये 2013 का एक क्लासिक डिबेट है। It is often said that politics and ethics do not go together. What is your opinion in this regard? Justify your answer with illustrations. Broad micro theme. पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। This is a fantastic and timeless question. हाँ, कॉमन स्टीरियोटाइप यही है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स के आइडियल पर्पस के बारे में सोचें, टू गवर्न सोसाइटी फॉर द कॉमन गुड, तो इसकी फाउंडेशन तो एथिकली होनी चाहिए। तो आंसर को इस आइडियल और रियल के गैप को एड्रेस करना चाहिए। इस ओपिनियन बेस्ड आंसर को बैलेंस्ड और वेल जस्टिफाइड कैसे स्ट्रक्चर करें? बिल्कुल। बेस्ट स्ट्रक्चर है टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। फर्स्ट, आर्ग्यू करो कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को आइडियली साथ क्यों चलना चाहिए। ये आइडियल व्यू है। ओके, सेकंड, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस डिस्कस करो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ये रियल व्यू है। और फाइनली उन्हें रिकंसाइल करके कंक्लूड करो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आइडियल व्यू। Why should politics be ethical? इंट्रो में स्टीरियोटाइप को एक्नॉलेज करके कह सकते हैं कि एट इट्स कोर पॉलिटिक्स मस्ट बी एथिकल। एरिस्टोटल से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक सब वर्च्यू इन पब्लिक लाइफ पर जोर देते हैं। ठीक है। पहला पिलर है इस आइडियल का पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। एथिकल पॉलिटिक्स सिटीजन वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करती है। इसका बेहतरीन इलस्ट्रेशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट, वो एक पॉलिटिकल एक्ट था ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली। और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की फाउंडेशन है। सो अकाउंटेबिलिटी एथिक्स को कैसे इन्फोर्स करती है? अच्छा सवाल है। अकाउंटेबिलिटी एथिक्स का इन्फोर्समेंट आर्म है। वो इंश्योर करती है कि पावर में बैठे लोग पब्लिक के प्रति जवाबदेह हैं। ये हमारा सेकंड पिलर है, अकाउंटेबिलिटी। सीएजी का ऑफिस इसका पावरफुल एग्जांपल है। और तीसरा पिलर, इंटेग्रिटी। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल की जरूरत है। हाँ, सिस्टम तो लोगों से ही बनता है, तो इंडिविजुअल इंटेग्रिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है पॉलिटिक्स में? बिकॉज पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी उसके अंदर के इंडिविजुअल्स की इंटेग्रिटी पर बनती है। एक चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। पहला चैलेंज है पावर डायनामिक्स। पावर का परसूट लोगों को वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए टेम्प्ट कर सकता है। वाटरगेट स्कैंडल एक क्लासिक एग्जांपल है। पावर करप्ट्स। दूसरा मेजर चैलेंज क्या है? शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसे इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जा सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर नॉर्म्स और एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर से मैनेज किया जा सकता है जो ऐसी हरकतों को शेम करे। राइट। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम इसका एक एग्जांपल है जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ने एथिकल डायलेमास क्रिएट किए। फाइनल चैलेंज है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। ये तो आजकल बहुत दिखता है। हाँ, ये एक अस वर्सेस देम मेंटालिटी बनाता है जहां जीतना सही काम करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कंक्लूड कैसे करें? साथ चल सकते हैं या नहीं? कंक्लूजन ये है कि हाँ, पॉलिटिक्स एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस के लिए वल्नरेबल है, लेकिन इट कैन एंड मस्ट बी गाइडेड बाय मॉरल प्रिंसिपल्स। द गैप बिटवीन द आइडियल एंड द रियल इज नॉट अ रीजन टू अबैंडन द आइडियल। Politics without a moral compass is dangerous, but ethics without the power of politics remains just a dream. Well said. Rehearse. Practicing. Politics without ethics is a danger. Ethics without politics is a dream.
चलिए नेक्स्ट वन। तो उस टफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जब रूल्स काफी नहीं होते, एक ऑफिसर को आखिर क्या चाहिए? ये 2021 का क्वेश्चन एक क्लू देता है। इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well while resolving ethical dilemmas. Discuss with suitable example. Broad micro theme. इनोवेशन इन रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। Absolutely right. Ethical dilemmas messy होते हैं. उनका कोई टेक्स्ट बुक सोल्यूशन नहीं होता. सिर्फ डोमेन नॉलेज से काम नहीं चलता, आपको आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए। Fascinating angle. तो एक स्टूडेंट इस डिस्कशन को कैसे स्ट्रक्चर करे टू शो द सिनर्जी बिटवीन नॉलेज एंड क्रिएटिविटी? स्ट्रक्चर सिंपल 2 पार्ट आर्ग्यूमेंट हो सकता है। फर्स्ट, फाउंडेशन को एक्नॉलेज करो, डोमेन नॉलेज और एथिकल ग्राउंडिंग। आप वैक्यूम में क्रिएटिव नहीं हो सकते। राइट. सेकंड, हाईलाइट करो कि इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी भी क्रूशियल क्यों है, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स के साथ। मेक सेंस. लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन. डोमेन नॉलेज और एथिक्स दोनों जरूरी क्यों हैं? सोचो, डोमेन नॉलेज आपको बताता है कि व्हाट द टेक्निकल इश्यूज आर, द व्हाट. और आपकी एथिकल ग्राउंडिंग बताती है कि व्हाट ऑट टू बी डन अबाउट देम। द ऑट. हाँ, एनवायरमेंटल असेसमेंट में साइंटिफिक नॉलेज आपको इम्पैक्ट बताता है, लेकिन एथिक्स आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट में से किसे वे करें। एक के बिना दूसरा अधूरा है। परफेक्ट पार्टनरशिप। नाउ स्टार ऑफ द शो, इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे हेल्प करते हैं? ये वहां सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जहां रूल्स खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग ऑफिशियल्स को ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल. ब्रिलियंट एग्जाम्पल है एलपीजी सब्सिडीज के लिए गिव इट अप कैंपेन। लोगों को फोर्स करने के बजाय गवर्नमेंट ने क्रिएटिवली मॉरल पर्सुएशन यूज किया। वो कैंपेन क्रिएटिव कैसे था इन योर ओपिनियन? क्रिएटिव इसलिए था क्योंकि वो एक टॉप डाउन कोर्सिव ऑर्डर नहीं था। उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपील किया। इट वॉज अ नज, नॉट अ शव। आई सी. सेकेंड, इनोवेशन हेल्प्स यू अडेप्ट टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव्स डेवलप किए गए। तो क्रिएटिविटी नए रास्ते ढूंढने और क्राइसिस में अडैप्ट करने में हेल्प करती है. व्हाट अबाउट बैलेंसिंग कंपीटिंग वैल्यूज? दैट्स द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। इसके लिए ऑलमोस्ट हमेशा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है। लेजेंडरी एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम। इंटरेस्टिंग. मुझे लगा ये एक न्यूट्रिशन स्कीम है. मिड डे मील स्कीम क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे हुई? क्रिएटिव इसलिए हुई क्योंकि उसने हंगर और एजुकेशन को अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखा। ओके. उसने लिंक समझा, भूखे बच्चे सीख नहीं सकते, और 2 इंटरकनेक्टेड सोशल इश्यूज को एक सिंगल एलिगेंट सॉल्यूशन से सॉल्व किया। वाओ. ये हंगर से भी लड़ती है और एजुकेशन को भी प्रमोट करती है. एग्जैक्टली, दैट्स इनोवेटिव थिंकिंग। If an ethical dilemma is a locked door, domain knowledge is knowing what the door is made of, but creativity is the key that opens it. ब्यूटिफुली पुट। प्रैक्टिस करो दोस्त, प्रैक्टिस सेइंग डोमेन नॉलेज इज द मैप, क्रिएटिविटी इज द कंपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके. तो अब एक ऑफिसर के पास माइंडसेट है, ट्रेनिंग है और क्रिएटिविटी भी. लेकिन उस हाई प्रेशर मोमेंट में क्या उनके पास फॉलो करने के लिए कोई क्लियर प्रोसेस है? ये 2018 का क्वेश्चन इसी हाउ टू पर है. Explain the process of resolving ethical dilemmas in public administration. ब्रॉड माइक्रो थीम. Process for resolving ethical dilemmas. ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. हाँ, एथिकल डिलेमास पैरालाइज कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग ना हो. सिर्फ गोइंग विद योर गट काफी नहीं है जब आपके डिसीजंस हजारों लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं. क्या प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर सकता है? हम एक सिंपल, लॉजिकल 3-स्टेप प्रोसेस आउटलाइन कर सकते हैं. इसे एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए एक मेंटल चेकलिस्ट समझो. A 3-step checklist. I like it. Let's break it down. Step 1 क्या है? स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग द एथिकल डिलेमा. ये सुनने में ऑब्वियस लगता है, पर यह सबसे क्रूशियल स्टेप है. आपको कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करना है. व्हाट वर्सेस व्हाट. Right. जैसे उस आईएएस ऑफिसर के केस में यूटिलिटेरियन गुड, जॉब्स फॉर मेनी वर्सेस राइट्स बेस्ड जस्टिस फॉर द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी. तो कॉन्फ्लिक्ट को आखिर इतना प्रिसाइसली डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्यों है? बिकॉज अगर आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है यही नहीं पता, तो आप सही सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते. रॉन्ग डायग्नोसिस से हमेशा रॉन्ग ट्रीटमेंट ही होगा. सही बात है। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाए तो स्टेप 2 है गैदरिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको सभी स्टेक होल्डर से डेटा कलेक्ट करना है टू गेट अ 360 डिग्री व्यू, ओके, टू गेट अ फुल पिक्चर। इससे हम फाइनल स्टेप पर आते हैं। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस एंड देयर एथिकल इम्प्लीकेशंस. अब आप हर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को अलग अलग एथिकल लेंसेज से एनालाइज करते हैं. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. हाँ, कलेक्टर इवैल्यूएट करेगा ए, क्या प्रोजेक्ट रिलोकेट हो सकता है, बी, अगर नहीं तो क्या हम एक अच्छा कॉम्पेंसेशन पैकेज दे सकते हैं, या सी, क्या प्रोजेक्ट स्क्रैप कर देना चाहिए। दैट्स अ रिगरस इवैल्यूएशन. इस इवैल्यूएशन को गाइड करने के लिए कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए? की कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 और मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल गुड, यूटिलिटेरियनिज्म को एक चेकलिस्ट की तरह यूज करना चाहिए. और इस सब एनालिसिस के बाद एक ऑफिसर आखिर चॉइस कैसे लेता है? बेस्ट चॉइस वो है जो लॉन्ग रन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और पब्लिक इंटरेस्ट को बेस्ट अपहोल्ड करे, भले ही वो सबसे आसान या पॉपुलर चॉइस ना हो. डिसीजन ऐसा हो जिसे आप पब्लिकली डिफेंड कर सकें. When facing a dilemma, don't just react. Follow a clear process. Define, investigate, evaluate. That's the roadmap. Repeat करो. Practice saying. Identify, investigate, evaluate.
And now for the final question. एक ऑफिसर जो भी फाइनल डिसीजन लेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। लेकिन ये टर्म हम हमेशा सुनते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? हमारा आज का आखिरी सवाल 2018 से इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर है। What is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest? Broad micro theme. प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। पब्लिक इंटरेस्ट ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसेंशली इसका मतलब है जनरल पब्लिक का कलेक्टिव वेलफेयर और वेलबींग। ये किसी एक पर्सन के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में नहीं है, बल्कि सोसाइटी एज अ होल के लिए क्या अच्छा है। और सिविल सर्वेंट्स इसके गार्डियंस हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स दोनों के बारे में पूछता है। आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि डिफरेंस आसानी से समझ आए। क्वेश्चन ने ही हमें स्ट्रक्चर दे दिया है। फर्स्ट हम प्रिंसिपल्स डिफाइन करेंगे, ये वाई हैं। सेकंड हम प्रोसीजर्स आउटलाइन करेंगे, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स यानी हाउ हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स गॉट। लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स। गाइडिंग वैल्यूज क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक्शंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से अलाइन करने के बारे में है। ओके। पहला प्रिंसिपल है प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉलिसीज सभी को बेनिफिट करनी चाहिए, स्पेशली सबसे वल्नरेबल को। MGNREGA इसका प्राइम एग्जाम्पल है। तो इंक्लूसिविटी इज प्रिंसिपल नंबर 1। व्हाट्स नेक्स्ट? प्रिंसिपल नंबर 2 है प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। स्टेट के डिसीजंस को इंडिविजुअल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पुट्टास्वामी जजमेंट इसका पावरफुल इलस्ट्रेशन है। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंडामेंटल राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है? आसानी से। एक प्रोजेक्ट को लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ सकती है जो किसी पर्सन के राइट टू लाइवलीहुड से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट इन दोनों को बैलेंस करने में है। राइट। तीसरा प्रिंसिपल इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे वो लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। NGT का काम इसका क्लियर एग्जाम्पल है। इंक्लूसिव ग्रोथ, फंडामेंटल राइट्स एंड सस्टेनेबिलिटी, पावरफुल प्रिंसिपल्स। अब हाउ पर आते हैं, द प्रोसीजर्स। प्रिंसिपल और प्रोसीजर में की डिफरेंस क्या है? एक प्रिंसिपल वाई है, द गाइडिंग वैल्यू, जबकि एक प्रोसीजर हाउ है, द कॉन्क्रीट स्टेप्स यू टेक। पहला प्रोसीजर है ड्यू डिलिजेंस, मतलब डिसाइड करने से पहले सभी फैक्टर्स को अच्छे से रिसर्च करना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स ड्यू डिलिजेंस का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सो डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली। नेक्स्ट प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन होनी चाहिए। RTI एक्ट इसके लिए सबसे पावरफुल प्रोसीजरल टूल है। तीसरा प्रोसीजर है स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म्स। विसल ब्लोअर्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? उन्हें तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिकॉज वो करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ एक जरूरी इंटरनल चेक का काम करते हैं। वो अक्सर पब्लिक रिसोर्सेज और ट्रस्ट को बचाने के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और एथिकल प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स दोनों के प्रति कमिटमेंट चाहिए। Public interest isn't just a vague idea, it's a goal achieved by following constitutional principles through transparent procedures. Precisely. Go for it. Practice saying public interest is guided by principles and executed through procedures. What a journey. Phew, what a session. That was an incredibly detailed journey. हमने practically एक पूरा ethical toolkit build कर लिया है। Let's do a super quick recap. उस ऑफिसर की जर्नी के बारे में सोचो। Okay. First हमने उन्हें एक guiding philosophy दी, constitutional morality, एक cultivated virtue for good governance. सेकंड, एक मेथड फॉर चेंज, सोशल री इंजीनियरिंग, जो रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग और एथिक्स मांगता है। हाँ. फिर हमने देखा कि सिस्टम उन्हें मिशन कर्मयोगी से कैसे सपोर्ट करता है। To create role-based, future-ready civil servants. हमने उन्हें common trap से warn किया, periphery over core issues, जो कि एक travesty of justice है। हमने उन्हें पॉलिटिक्स और एथिक्स की रियलिटी के लिए प्रिपेयर किया, कंक्लूडिंग कि उन्हें साथ चलना ही होगा। राइट। हमने उन्हें एक सुपर पावर दी, इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी, जो एथिकल डिलेमास को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। और आखिर में एक क्लियर प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग डिलेमास और पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन। हाँ, उसके कोर प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के साथ। एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वेरी डीप एनालिसिस। फाइनल थॉट ये है कि अगर एक सिविल सर्वेंट स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? टू बी शार्प और टू बी पॉइंटेड इन द राइट डायरेक्शन। सोच के देखो। वी रियली होप दिस डिटेल डिस्कशन आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपका सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या था। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स लाइक दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।